हेलो एवरीवन। हम जो आज टॉपिक लेके आए हैं दैट इज कम्युनिकेबल डिजीजेस। हम इसमें सारा कुछ कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ डिजीज जो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम पर्पस में उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कम्युनिकेबल डिजीज होती क्या है, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसमिट हो सके, वो हमें क्या होती है कम्युनिकेबल डिजीजेस। जो वायरल भी हो सकती है, मीन्स वायरल की वजह से हो, या बैक्टीरियल हो सकती है, हेलमेंथेटिक हो सकती है, प्रोटोजोआ की वजह से, फंगल भी हो सकती है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने, आप देख पा रहे होंगे, मैंने इसको क्लासिफाई किया है कि मोस्ट ऑफ कौन कौन सी होती है, वायरल कौन सी होती है, जिसमें कॉमन कोल्ड, मम्स, मीजल्स, एड्स, डेंगू, चिकनगुनिया, चिकनपॉक्स, स्मॉल पॉक्स, पोलियोमाइलिटिस और हेपेटाइटिस, कोरोना वायरस, इबोला वायरस, H1N1 वायरस की नाम लिखे हुए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इनके नाम को रिवाइज कर सकते हो। ओके। उसके बाद मैंने बैक्टीरिया के नाम लिखे हुए हैं, कौन कौन से बैक्टीरियल डिजीजेस है और कौन कौन से उनको उनके पॉजिटिव एजेंट है, मैंने उनका नाम लिखा हुआ है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उनके नाम को याद कर सकते हो, क्योंकि वन लाइनर में ये क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में आ सकता है। ओके जी। तो हम ऐसे ही हेलमेंथेटिक और फंगाई का भी मैंने नाम लिखे हुए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट डिजीजेस से, जिसका फर्स्ट है चिकन पॉक्स। ठीक है। चिकन पॉक्स से रिलेटेड आप क्या याद करके रख सकते हो, आप साथ साथ में इनका नोट्स बना सकते हो, ताकि एग्जाम के टाइम पे आपको इसको समराइज करना और याद करना इजी होगा। तो चिकन पॉक्स, सबसे पहले चिकन पॉक्स का दूसरा नाम क्या है, वेरिसिला। वेरिसिला के नाम से भी चिकन पॉक्स को जाना जाता है और इसका पॉजिटिव एजेंट वेरिसिला जोस्टर है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 14 to 16 डेज है। व्हाट इज इंक्यूबेशन पीरियड, जब किसी इन्फेक्शन से एक्सपोजर हुआ और उसके सिम्टम्स आना स्टार्ट हुए, वो बीच के टाइम को हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं, जो 14 to 16 डेज का हो सकता है। किसका, चिकन पॉक्स का। और मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है चिकन पॉक्स की, शिंगल्स। शिंगल्स क्या होता है, ये सीवियर रैशेस, बहुत ज्यादा बॉडी रैशेस देखने को मिलते हैं। ओके जी। कंजेनिटल वेरिसिला कब देखने को मिलता है, जब मदर से बच्चे को ट्रांसमिट हो रहा है, वो फर्स्ट सेमेस्टर में देखने को मिल सकता है, दैट इज स्टार्टिंग 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। और चिकन पॉक्स के वैक्सीन का नाम यहाँ लिखा हुआ है ओका स्ट्रेन। तो आप देख सकते हो, यह चिकन पॉक्स के रैशेस मैंने दिखा रखे हैं। ये प्लियोमॉर्फिक होता है चिकन पॉक्स। प्लियोमॉर्फिक मीन सारे के सारे रैशेस एक साथ दिखते हैं, ब्लिस्टर, पप्यूल, पस्ट्यूल, अल्सर, सारे के सारे जो कैटेगरी है वो एक साथ देखने को मिलती है। इसलिए बोला जो चिकन पॉक्स के रैशेस हैं वो प्लियोमॉर्फिक होते हैं, इंपॉर्टेंट। सेंट्रीपिटल होते हैं, ड्यू ड्रॉप होते हैं। सेंट्रीपिटल मीन्स पहले ट्रंक से स्टार्ट होंगे, उसके बाद बाकी बॉडी पार्ट्स में स्प्रेड होंगे। ये चिकन पॉक्स के बारे में आपको याद रखना है। कौन करता है, इंक्यूबेशन पीरियड कौन सा है, वैक्सीन कौन सी है, और इसका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक दैट इज सेंट्रीपिटल, आप याद रखेंगे एग्जाम पर्पस के लिए। सेकेंड डिजीज जो है वो है स्मॉल पॉक्स। अच्छा, स्मॉल पॉक्स से इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है, इसको किसने डेवलप किया था वैक्सीन को, दैट इज एडवर्ड जेनर। और ये हमारी फर्स्ट इरेडिकेटरी डिजीजेस है जो अभी देखने को नहीं मिलती। वर्ल्ड में इसका जो लास्ट केस देखने को मिला था वो 26 अक्टूबर 1997 को देखने को मिला था। ये आपको याद रखना है एग्जाम पर्पज से, इस डेटा से क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में। और ग्लोबली इरेडिकेशन पूछेगा तो 1980 में। और अगर इंडिया में पूछेगा लास्ट केस कब देखने को मिला, दैट इज 24 मई 1997। और उसमें भी ये कहाँ देखने को मिला था, बिहार में देखने को मिला था लास्ट केस। और इंडिया को कब हम चिकन पॉक्स डिक्लेयर कर दिया गया था, दैट इज 1997, अप्रैल 1997 में स्मॉल पॉक्स को इंडिया से रेडिकेट, मतलब स्मॉल पॉक्स फ्री बोल दिया गया था। नेक्स्ट थर्ड डिजीज हमारी है मीजल्स। मीजल्स को दूसरा नाम किस नाम से जानते हैं, रूबियोला। आप रूबेला नहीं बोलोगे, आप रूबियोला बोलोगे। इसका पॉजिटिव एजेंट लिखा हुआ है आरएनए पैरामिक्सोवायरस। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 10 to 14 डेज। इसमें कॉप्लिक सपोर्ट देखने मिलते हैं। कॉप्लिक मीन्स बक्कल कैविटी में पर्पलिश कलर के स्पोर देखने को मिलते हैं। आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, पर्पलिश कलर के बक्कल कैविटी में कॉप्लिक सपोर्ट देखने को मिलते हैं। इसका मोस्ट कॉम्प्लिकेशन ओटाइटिस, मिड इन्फ्लामेशन इन द मिडल एयर। यहाँ पे मिडल वैक्सीन का नाम लिखा हुआ है स्ट्रेन का। और मीजल वैक्सीन को हम 9 मंथ पे बेबी को एडमिनिस्टर करते हैं, और जो इसको डिजोल्व करते हैं वो हम डिस्टिल वाटर में डिजोल्व करते हैं वैक्सीन को। और मीजल वैक्सीन का जो कॉम्प्लिकेशन है वो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, बहुत सीवियर रैशेज होते हैं, फीवर आता है, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, सब देखने को मिल सकते हैं मीजल वैक्सीन की वजह से। बोलते हैं मीजल वैक्सीन के जो रैशेज है ना, पोस्ट या पोस्ट ओरिकल होते हैं, मीन्स
ईयर के पीछे देखने को मिलते हैं। ये आपने मीजल्स के बारे में याद रखना है। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, मीजल्स को तो रुबियोला बोला और रुबेला का दूसरा नाम क्या है? जर्मन मीजल। ये आपने याद रखना है, इसमें आपने एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, जिसका पॉजिटिव एजेंट रुबेला वायरस है, जो टोगा वायरस की फैमिली से आता है। इंक्यूबेशन पीरियड हमारा 14 to 21 डेज है। वैक्सीन का स्ट्रेन आप याद कर सकते हो, एक बार क्वेश्चन में आया हुआ है, RM27-3। और रुबेला वैक्सीन प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। इंपॉर्टेंट बात, कोई भी लाइव वैक्सीन होती है वो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ही होती है। ओके, तो कंजेनिटली रुबेला टाइड अगर मदर से बच्चे को ट्रांसमिट हुआ है तो एक ट्राइड देखने को मिलता है। 3 इंपॉर्टेंट सिम्टम देखने को मिलते हैं बेबी में, दैट इज पीडिया, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, डेफनेस, उसमें भी सेंसोरियल डेफनेस, और कैटरेक्ट बच्चे में देखने को मिल सकती है ड्यू टू रुबेला। ओके, नेक्स्ट डिजीज जो है वो है मम्स। मम्स किस वजह से देखने को मिलता है? मिक्सोवायरस पैरोडाइटिस करता है इसको। ये पैरोटिड ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन करता है, और पैरोटिड ग्लैंड हमारा सबसे बड़ा सिलेवरी ग्लैंड है। ओके, इंक्यूबेशन पीरियड आपको लर्न करना है 14 to 21 डेज। वैक्सीन का स्ट्रेन याद करना है, जेरिन लाइन स्ट्रेन है। इसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है? असेप्टिक मेनिंजाइटिस। ओके, तो असेप्टिक मेनिंजाइटिस मींस नॉन इन्फेक्टेड, और इसमें कोई जब हम कल्चर लेंगे तो कोई भी बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं आएगी, दैट इज असेप्टिक। तो मींस जो मैनेजिस है, जो प्रोटेक्टिव लेयर है ब्रेन और स्पाइनल कोड की, उसमें इन्फ्लामेशन होगा बट नॉन इन्फेक्टेड होगा। ठीक है, अडोलेसेंट में ये क्वेश्चन बहुत आता है कि अडोलेसेंट में मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है? तो मेल में ऑर्काइटिस, स्टेंटिस टेस्टिस की इन्फ्लामेशन, और फीमेल में ओवरीज की इन्फ्लामेशन देखने को मिल सकती है ड्यू टू मम्स। तो आप इसमें याद रखेंगे, एक तो सलेवरी ग्लैंड की पैरोटिड ग्लैंड की या सलेवरी ग्लैंड की इन्फ्लामेशन, दूसरा एडोलेसेंट में टेस्टिस मेल में और ओवरी फीमेल में इन्फ्लामेशन करता है। ओके, नेक्स्ट वन इज इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जिसको फ्लू भी बोलते हैं, बर्ड फ्लू के नाम, मतलब H1N1 स्वाइन फ्लू, H5N1 बर्ड फ्लू के नाम से जाना जाता है, जिसमें H और N का मीनिंग लिखा हुआ है। हिमेटोग्लूटिन एंड न्यूरोमेटिडेयर बोलते हैं इसको, और इसका ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? ऑस्टेलामाइड भी, इन्फ्लुएंजा। ओके, नेक्स्ट हम डिजीज डिस्कस कर रहे हैं डिप्थीरिया। डिप्थीरिया पॉजिटिव एजेंट बहुत बार एग्जाम में आ रखा है, इंपॉर्टेंटली कोनिवैक्टियम डिप्थीरिया। इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 6। शिक टेस्ट करते हैं इसको डायग्नोस करने के लिए, डीबीटी वैक्सीन डिप्थीरिया हम देते हैं। पेंटावलेट में भी आ जाता है। पर्टूसिस, पर्टूटिस का दूसरा नाम वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, वूपिंग कफ बोलते हैं, 100 डे कफ भी बोलते हैं इसे। ओके, पॉजिटिव एजेंट बोटिडला पर्टूसिस, इंक्यूबेशन पीरियड और वैक्सीन सेम डीपीटी में भी पी फॉर पर्टूसिस इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज ट्यूबरक्लोसिस। मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी भी होता है, बॉडी के अदर पार्ट को अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, फ्लोपियन ट्यूब में भी देखने को मिल सकता है। बुवाइन मतलब एनिमल्स में, कैटल वगैरह में देखने को मिले तो हम बुवाइन टीबी बोलते हैं। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस को बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर भी बोलते हैं, व्हाइट डेथ प्लेग भी बोलते हैं। कोच फिनोमिना ने इसको प्रेजेंट किया था, इसलिए कोच फिनोमिना के नाम से भी जाना जाता है। और ये हाईएस्ट बर्डन ऑफ इंडिया, इंडिया में सबसे हाईएस्ट बर्डन ऑफ डिजीज जो है वो किसको माना जाता है? ट्यूबरक्लोसिस को माना जाता है। वैक्सीन कौन सी देंगे? बर्थ टाइम में बेबी को BCG वैक्सीन हम देते हैं। नेक्स्ट वन इज टाइफॉइड। टाइफॉइड का पॉजिटिव एजेंट साल्मोनेला टाइफी, इंक्यूबेशन पीरियड। क्लिनिकल सिम्टम, एक्चुअली बहुत सारे सबके क्लिनिकल सिम्टम मैं बता नहीं पा रही हूँ, मैं सिर्फ क्लासिकल डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि ज्यादातर इसमें जो मैंने एड ऑन किया है वो इंपॉर्टेंट किया ताकि आप एक शॉर्ट रिवीजन कर सको पेपर से पहले। तो पी सूप डायरिया देखने को मिलता है इसमें, और रोज स्पॉट सेकेंड वीक ऑफ आफ्टर सिम्टम देखने को मिलेगा रोज स्पॉट। विडाल टेस्ट करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और सेफ्टेक्सोन वगैरह इसमें दे सकते हैं। डेंगू फीवर, ठीक है, डेंगू फीवर का पॉजिटिव एजेंट एडिस एजिप्टी है, इसको ब्रेक बोन फीवर बोलते हैं, हड्डियों को तोड़ने वाला बुखार। और इसमें सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलता है? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो इसमें प्लेटलेट्स का काउंट बहुत ज्यादा कम हो जाता है, तो हमें बेसिकली प्लेटलेट को मॉनिटर करना होता है। नेक्स्ट वन इज मलेरिया। मलेरिया में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, मलेरिया और ओवेल देखने को मिलता है। इसमें ओवेल वाला जो टाइप है वो इंडिया में एब्सेंट होता है। डेफिनेटिव होस्ट इसका एनोफिलिस मॉस्किटो है, और इंटरमीडिएट होस्ट इसका मैन है। और क्लोरोक्विनिन वगैरह देते हैं प्रेगनेंसी में, हम इसको ब्लैक वाटर डिजीज भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हेपेटाइटिस।
हेपेटाइटिस हम लास्ट डिजीज डिस्कस कर रहे हैं आज की, इसको इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर बोलते हैं। अच्छा ये ना वायरल है, ओके, तो ये डीएनए से भी हो सकता है, आरएनए से भी वायरस से हो सकता है। तो आप ऐसे करके याद कर सकते हैं इसमें कि बी डी, तो जो बी टाइप है हेपेटाइटिस का वो डीएनए वायरस से होता है, अदरवाइज बाकी आरएनए वायरस से होते हैं। अच्छा इसका इंपॉर्टेंट क्या है, हेपेटाइटिस ए को हम इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस बोलते हैं, ये आरएनए वायरस से होता है, इंक्यूबेशन पीरियड, और इसका रूट फिकोरल रूट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस हम किसको बोलते हैं, हेपेटाइटिस ए को, ओके। और हेपेटाइटिस बी को हम सीरम हेपेटाइटिस बोलते हैं, मैंने आपको ट्रिक बताया था, बी डी करके याद रखोगे। तो हेपेटाइटिस बी हमारा डीएनए वायरस से होता है। सी वाला पोस्ट ट्रांसफ्यूजन, ओके। तो ए वाला हमने क्या बोला, इन्फेक्शियस, बी वाला हमने बोला सीरम, सी वाला हमने बोला पोस्ट ट्रांसफ्यूजन वाला। इंपॉर्टेंट हम याद करेंगे। डी को हम डेल्टा हेपेटाइटिस बोलते हैं, और ये भी आरएनए वायरस। तो ए के हमारे पास डीएनए वायरस है, वो है टाइप बी, ओके। तो हमने शॉर्टली पूरे इंपॉर्टेंट कम्युनिकेबल डिजीज को यहाँ डिस्कस किया। आप इनके नोट्स बना लो और इनको एक बार पूरा रिवाइज कर लो। अगर आपको और कोई वीडियो चाहिए, जो नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट की वीडियो है जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है पढ़ने में, आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, मैं उसमें वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू।